बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम वर्गीकरण की विधियां एवं प्रकार करेंगे। वर्गीकरण की विधि और प्रकार की जब बात होती है तो हम सबसे पहले कहेंगे कि जैसी शोध सामग्री होगी वैसा ही उसी के आधार पर वर्गीकरण की विधि निश्चित होती है। शोध की सामग्री दो प्रकार की होती है, एक वर्णनात्मक और एक अंकात्मक। जो वर्णनात्मक सामग्री होती है उसका प्रत्यक्ष एवं सीधा मापन नहीं किया जा सकता है, उनकी मात्र गणना की जा सकती है। ये गणना भी उपस्थित और अनुपस्थित के आधार पर की जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे मैंने कहा आपको, जैसे आप कह सकते हो बेकारी, साक्षरता, वैवाहिक स्थिति आदि, ये वर्णनात्मक तथ्य हैं। इनका प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं है। इनके मात्र यह स्पष्ट हो सकता है इनसे कि ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है अंकात्मक तथ्य। अंकात्मक तथ्यों का मापन संभव है। इसके उदाहरण आयु, वजन, लंबाई, ऊंचाई, इनकम, ये सारी आ जाते हैं इसके उदाहरण। और इनको चर मूल्य भी कहा जाता है। अंकात्मक तथ्यों का मापन संभव है और इनको हम चर मूल्य भी कहते हैं। वर्णनात्मक और अंकात्मक वर्गीकरण की दो विधियां जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे गुणात्मक वर्गीकरण की। गुणात्मक वर्गीकरण कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो विशेष विशेषताओं वाले होते हैं। इनके उदाहरण जैसे धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आय आदि। जब तथ्यों को इन वर्णनात्मक गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है तो ये विभाजन सांख्यिकी के अनुसार गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इस गुणात्मक वर्गीकरण को भी दो भागों में फिर बांटा है। पहला है द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में जब बांटा जाता है तो इस प्रकार के विभाजन को साधारण या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। शोध कार्यों में गुणों की उपस्थिति को बड़े अक्षरों में और अनुपस्थिति को छोटे कैपिटल में अक्षरों में लिखा जाता है। दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। बहुगुण वर्गीकरण में हम कहेंगे कि इसमें तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें दो से अधिक वर्गों की रचना की जाती है। एक गुण के आधार पर दो वर्ग बनाए जाते हैं और उसके आधार पर फिर कई उपवर्गों की रचना की जा सकती है। इस प्रकार से दो से अधिक वर्ग और वर्ग के कई उपवर्ग बन जाते हैं। जैसे वैवाहिक स्थिति और साक्षरता, लिंग आदि को जानना है तो हम उसी तरह से जानेंगे। जैसे एक जनसंख्या है, जनसंख्या में हम देखेंगे पहले पुरुष और स्त्री, फिर पुरुष में विवाहित, अविवाहित, फिर विवाहित में साक्षर, निरक्षर, अविवाहित में साक्षर, निरक्षर, ऐसे ही महिला वाला। तो इस तरह से बहुगुणी वर्गीकरण एक गुण के आधार पर तथ्यों को दो से अधिक वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है। गुण के आधार पर वर्गीकरण करना कठिन नहीं होता है, ये वर्गीकरण सरल होता है, लेकिन हमें इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला तो ये कि गुणों की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए और दूसरा गुणों में होने वाले परिवर्तन स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। अब दूसरा जो कहना चाहिए, हम विधि या प्रकार की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम कहेंगे संख्यात्मक वर्गीकरण या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की बात करेंगे। अंकात्मक या संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण साधारणतया वर्गांतरों के आधार पर किया जाता है। सभी समंकों को सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को ध्यान में रखकर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। और उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण की अवधारणा को प्रयोग जब किया जाता है तो इसको हमें ये पता होना चाहिए, चार चीज़ हम देखेंगे, एक तो वर्ग की सीमा, वर्ग का विस्तार, मध्य बिंदु या मध्य मूल्य और वर्ग आवृत्ति। ठीक है। तो वर्ग मूल्य की जब हम बात करें, वर्ग सीमा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे प्रत्येक वर्ग का निर्माण दो अंकों से होता है। पहला अंक निचली सीमा, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, और दूसरी अंक जो है वो उसको बोलते हैं अपर लिमिट या ऊपरी सीमा। ठीक है। निचली सीमा के अंक को जब दर्शाना होता है तो L1 लिखा जाता है और ऊपरी सीमा के लिए L2 लिखा जाता है। ठीक है।
वर्ग विस्तार की जहाँ तक चर्चा है, वर्ग विस्तार में अपन कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा और ऊपरी सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। बच्चों, आपसे इसमें वर्ग विस्तार को पूछा जा सकता है, वर्ग विस्तार किससे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका जो फार्मूला है वो है I = L2 - L1, तो इससे प्रत्येक वर्ग का विस्तार निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य बिंदु या मध्य मूल्य। मध्य मूल्य या में हम कहेंगे कि वर्ग सीमाओं के मध्य स्थान को मध्य बिंदु या मध्य मूल्य कहा जाता है। इसे वर्ग की निचली और ऊपरी सीमाओं के योग का आधार करके ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन जैसे L1 - L2/2, तो इस तरह से निकल जाएगा, इनको माइनस करके और डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वर्ग आवृत्ति। वर्ग आवृत्ति की बात में अपन कहेंगे किसी भी वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता उस वर्ग की इकाइयों की संख्या कहलाती है। इसमें हम कहेंगे कि इस प्रकार जो उदाहरण हम देख रहे हैं, या उदाहरण अगर हम ना भी देखें तो हम ये कहेंगे कि जैसे कुछ अंकों की मैं आवृत्ति की बात करूंगी, जैसे 6, 12, 48, 27, 12 और 9। सांख्यिकी गणना क्रियाओं में विशेष रूप से संख्यात्मक वर्गीकरण में ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि अध्ययन क्षेत्र की कुल इकाइयों का वितरण विभिन्न वर्गों में कितना है। इस आधार पर हम क्या करते हैं, वर्ग की आवृत्ति को जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज अपन ने देखा कि वर्गीकरण की विधि एवं वर्गीकरण के प्रकार। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।